वेलकम एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है फिजिक्स गुरुजी में। तो अपन आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इससे पहले अपन बात कर लेते जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई पिछले लेक्चर में अपने कहाँ छोड़ा था। तो हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था बेटा, और वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आ गई थी EDA या EA cos थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में अल्फा लिखा था, लेकिन अब थीटा पढ़ के चलेंगे, ठीक है ना। अब समझ जाइए बस ये थीटा क्या है। ये थीटा जो है, दिस इज एन एंगल बिटवीन E एंड A। E और A के बीच में जो एंगल है वो कौन है? थीटा है। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन हो गया, फ्लक्स का डेफिनेशन हो गया हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ EA cos थीटा, ठीक है बेटा। चलिए, फ्लक्स की डेफिनेशन क्लियर है। आज अपन एक नया अप्रोच पढ़ेंगे, नया लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है ना। वो थोड़ा सा इसी का विस्तृत रूप है, इसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो फ्लक्स के बारे में एक बात समझ आ गई कि फ्लक्स क्या है भाई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ एक साइंटिस्ट हुए हैं गोस, जिन्होंने फ्लक्स के बारे में थोड़ा और बात करी है, इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो दोनों बातों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। आप समझ के चलिए कि फ्लक्स आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक जो तरीका जो डेफिनेशन कहती है आपकी, ठीक है ना। तो जहां पे जरूरत पड़े वहां डेफिनेशन का इस्तेमाल कीजिए, और जहां जरूरत पड़े वहां गोस के हिसाब से चलिए। तो गोस ने भी फ्लक्स के बारे में कुछ कहा है जो आज अपन पढ़ेंगे। तो लिखिए बेटा, नया हेडिंग है फ्लक्स बाई गॉस, फ्लक्स बाई गॉस, ठीक है बेटा। इसको गॉस लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले सुन लीजिए, आतंकवादी डेफिनेशन क्या कहती है। गॉस कहते हैं कि फ्लक्स linked to a charge is always equals to always equals to 1 by epsilon naught times of enclosed charge within the Gaussian surface। डेफिनेशन समझ लीजिए पहले। गॉस कहते हैं कि किसी भी चार्ज से कितना फ्लक्स लिंक होगा, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज्ड चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस, है ना। आप सिर्फ डेफिनेशन लिख लीजिए, होता क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए अभी समझाते हैं। गॉस कहते हैं कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है ना। बिल्कुल एक चार्ज पार्टिकल है। अब इस चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और आपको पता है कि फ्लक्स कुछ नहीं है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। अब गॉस कहते हैं कि मान लीजिए इससे मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, तो इसके लिए मुझे एक सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक सरफेस मुझे इमेजिन करनी पड़ेगी जो कि इस चार्ज को पूरी तरीके से बंद कर पाए, ठीक है ना। इसको हाइपोथेटिकल भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने इस वर्ड को यूज नहीं किया यहाँ पे। हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस में मैं बोल सकता था मैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। उसका कारण आपको समझ आ जाएगा। हाइपोथेटिकल भी यूज करेंगे। यहाँ पर कोई सरफेस दे नहीं रखी, जहां नहीं दे रखी वहां आपको इमेजिन कर रखी, जहां दे रखी वहां कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। वो पहले से भी आपको बोल सकता था कि एक चार्ज क्यू है जिसको किसी सरफेस में बंद कर रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं दे रखी, तो आप अपनी तरफ से एक सरफेस इमेजिन कीजिए जिसको आप बोलोगे हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को ध्यान रखना है कि कैसे इमेजिन करना है आपको। इस तरीके से इस सरफेस को इमेजिन करना है कि जिस पार्टिकल का, जिस चार्ज पार्टिकल को आपको फ्लक्स निकालना है उसको पूरी तरीके से ही बंद कर पाए, क्या अपने अंदर इंक्लोज कर ले। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक स्फीयर इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है ना।
इमेजिन कर ली मैंने एक स्फीयर जिसके अंदर ये मेरा चार्ज पार्टिकल क्यू पूरा का पूरा अंदर बंद हो गया, ठीक है बेटा। इसको अपन बोलेंगे हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है बेटा। इमेजिन कर लिया, चार्ज को अंदर बंद कर लिया। अब यहां से फील्ड लाइंस निकल रही है सरफेस से, आपको बताना कि ये फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस कहते हैं कि ये जो फ्लक्स होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल क्यू इनक्लोज्ड, टोटल क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास में फ्लक्स गॉस कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन। कितना चार्ज अंदर बंद है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। तो आई थिंक गॉस की डेफिनेशन में आपको कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। गॉस कहते हैं कि भाई अगर किसी चार्ज पार्टिकल से आपको फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करो, उस चार्ज को पहले एक हाइपोथेटिकल सरफेस में बंद करो। अगर पहले से बंद करके दे रखा तब तो इशू ही नहीं है, अगर नहीं दे रखा तो आप एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन कीजिए। वो सरफेस रेगुलर सरफेस होनी चाहिए। रेगुलर सरफेस कहने का तात्पर्य यही है कि वो सरफेस आपके लिए नॉन होनी चाहिए। सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबोइडल हो सकता है। आप ऐसी कोई सरफेस इमेजिन कीजिए और आप मानिए कि उस चार्ज को हमने उसके अंदर बंद कर दिया है। अब उस चार्ज के साथ में जो भी फ्लक्स लिंक होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्यू टाइम्स 1/एप्सिलॉन टाइम्स, या फिर 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू दैट इज इनक्लोज्ड इन दैट हाइपोथेटिकल सरफेस, ठीक है बेटा। नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए लिखिए, कोई ज्यादा गहन बातें नहीं है बेटा। हालांकि मैं ये कहूंगा कि ये फ्लक्स निकालने का ज्यादा आसान तरीका है बाय डेफिनेशन से, लेकिन ये हर जगह लगता नहीं है, इसलिए जहां जहां लगेगा वहां आपको पहचानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ईच स्फीयर, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ईच स्फीयर। दिस इज योर स्फीयर ए, ठीक है। दिस इज योर स्फीयर बी। There is a charge of -5 coulomb in the first sphere and there is a charge of +2 coulomb in the second sphere. Now I am saying कि आप बेटा हर स्फीयर का फ्लक्स निकालो। सिंपल सा लॉजिक है, आपको निकालना है फ्लक्स ऑफ स्फीयर ए which you have to calculate and you have to calculate flux of sphere B, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, यहां पर आप डेफिनेशन से निकालते तो बहुत लंबा चला जाता। पहले आपको इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता, फिर इस स्फीयर का एरिया निकालना पड़ता, एंगल पता करना पड़ता, तब कहीं जाकर आप EDA cos थीटा को अप्लाई कर पाते। लेकिन गॉस के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अपन को क्या निकालना है, फर्स्ट स्फीयर का फ्लक्स निकाल दो तो आप सेकंड वाले को एक बार भूल जाओ। आप मानो कि सिर्फ आपके पास में एक स्फीयर है, कौन सा, अंदर वाला, इसका फ्लक्स निकालना है। तो गॉस क्या कहते हैं कि फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, फ्लक्स बराबर हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए कि फर्स्ट स्फीयर में कितना चार्ज बंद है, -5, तो दैट वुड बी इक्वल टू -5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और -5 अपॉन 8.85 into 10⁻⁻12। Put the values and you will get the result. Put the values and you will get the result. Is that understandable? समझ आ गया बेटा? कोई खास हमने ऐसी रॉकेट साइंस इसमें नहीं पढ़ी है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सरफेस में कितना चार्ज बंद है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट विल बी योर फ्लक्स थ्रू स्फीयर ए। इज दैट ओके? चलिए बेटा, अच्छा एक बात और देखिए, यहां पर जब मैंने चार्ज पार्टिकल को लिखा है तब मैंने नेगेटिव साइन लगाया, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में मैं इस चीज से बचने के लिए कह रहा था। तो इसका कारण आप समझिए क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि मैंने बार बार कही है कि जहां वेक्टर होते हैं वहां पे आपको नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर आपको नेगेटिव साइन लेके चलना है, यहां पर नेगेटिव साइन आपको लेके चलना है। नाउ लेट्स डू फ्लक्स बाय, नाउ लेट्स come to another conclusion. Flux through surface B surface Q enclosed upon epsilon naught. Now आप देखो कि स्फीयर B के अंदर टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना है। अब आप A को भूल जाओ बेटा, आपका स्फीयर B ये आपका स्फीयर B है।
अब देखो इसके अंदर टोटल इनक्लोज्ड कितना चार्ज है, टोटल इनक्लोज्ड कितना चार्ज है बेटा, दैट वुड बी -5 + 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, द आंसर विल बी -3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो फ्लक्स थ्रू सरफेस बी विल बी -3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, दे जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ +2, सर इसका फ्लक्स कितना है, बी का आ गया सर +2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा नहीं, पूरे बी स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज 2 नहीं है, पूरे बी के अंदर देखो आप कितना चार्ज है, 2 and 5, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनसाइड द स्फीयर बी, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया बेटा, फ्लक्स कैसे निकालेंगे अपन गोस के लिए। चलिए एक इजी सा क्वेश्चन राइट डाउन, व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स ऑफ क्यूब, या फिर व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्यूब in which a dipole is placed, calculate the flux through a cube in which a dipole is placed। now see, अगर मेरे पास में ये क्यूब है, ठीक है ना, क्यूबॉइड जैसा सरफेस बना, बट मान लेते कि ये क्यूब है और इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रखा हुआ है -q + q एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस इज 2l, एंड आई विल से कि बेटा इस क्यूब का फ्लक्स निकालिए, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब अगेन सिग्निफिकेंट, q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स थ्रू क्यू। अब बताओ कि टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, ठीक है ना, क्यूब के अंदर पहले बताओ कि कितना इनक्लोज चार्ज है, -q and +q, टोटल सम विल बी 0, so that would be 0, ठीक है ना। पूरा लिखना चाहते हो 0 upon epsilon naught, that again comes to 0, so this will be the total flux enclosed in this cube, there will be no flux, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया Gauss law, और we can say definition of flux through Gauss या by Gauss, ठीक है बेटा। is that cool, is that okay? Okay, now you can rub it and we can move to the next episode. It's a very simple thing, you need not to make it complicated, अगर आप बुक्स का पढ़ोगे तो शायद वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। अपन इसको इजी करेंगे, आराम से चलिए बेटा। गॉस थ्योरम, The very simple topic, no need to make it complicated। अब मैं आपको बताता हूँ इसको इजी कैसे, पहले आपको मैं लिखना क्या है वो बातें बताऊंगा, सिर्फ इधर जो बता रहा हूँ आप अलग से समझिए, एक्सप्लेनेशन समझिए। आपने एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है फाई, विच इज नोन एज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा, फिर आपने देखा कि फ्लक्स आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, ठीक है भाई, इसको आप कॉपी में साइड में कहीं लिख लो। फ्लक्स दो तरीकों से निकाल सकते हो आप, एक निकाल सकते हो थ्रू डेफिनेशन विच सेज फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा या E डॉट A सिंपल। एक आपने निकाला है फ्लक्स बाय गॉस, और फ्लक्स बाय गॉस कहता है दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपने क्या किया, आपने एक फ्लक्स क्वांटिटी पढ़ी है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है फ्लक्स, जिसको आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, एक बाय डेफिनेशन, एक बाय गॉस, ठीक है बेटा। अच्छा, किसी एक चार्ज पार्टिकल के लिए आप ऐसा कर रहे हो, मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल Q है, उसके लिए आप ये चीज लगा रहे हो, आपको क्या निकालना है, चार्ज पार्टिकल Q का फ्लक्स निकालना है। तो आपके पास में दोनों तरीके हैं, आप डेफिनेशन के थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, और आप गॉस के थ्रू भी निकाल सकते हो। और कमाल की बात यह है कि आप किसी भी तरीके से आइए, फ्लक्स तो बराबर ही आना है, क्योंकि फ्लक्स तो इसी चार्ज पार्टिकल का है भाई। आप ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि आप डेफिनेशन से कोई फ्लक्स निकालोगे या गॉस के हिसाब से कोई फ्लक्स निकालोगे, दोनों अलग अलग आ जाए। दो अलग अलग चार्जेस का नहीं निकाल रहे हो आप, इसी चार्ज का निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब बराबर आएगा, और बराबर आना भी चाहिए। बराबर आएगा इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई फ्लक्स बाय डेफिनेशन जो होता है वो फ्लक्स बाय गॉस के बराबर होता है। फ्लक्स बाय डेफिनेशन जो होता है वो फ्लक्स बाय गॉस के बराबर होता है। दैट मीन्स यू कैन से दैट EDA या EA cos थीटा is always equals to Q by
epsilon naught. So always equals to q by epsilon naught, and this is nothing but your Gauss theorem. यही आपका क्या है बेटा, गॉस थ्योरम. बस यहाँ पर इंटीग्रल के साइन के ऊपर एक सर्कल आ जाएगा, उस सर्कल का क्या मीनिंग है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा. ये बेटा दिस इज नथिंग बट दिस इज योर गॉस थ्योरम. यही आपका गॉस थ्योरम है. गॉस थ्योरम कहती है कि फ्लक्स बाय डेफिनेशन जो होता है वो फ्लक्स बाय गॉस के इक्वल होगा. द राइट आतंकवादी स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट विच यू हैव टू राइट इन द एग्जाम विल बी है ना dictated by me. So just write down this is Gauss theorem. ठीक है बेटा, चलिए साइड में कहीं लिख लीजिए, बस उसको मिटा देता हूं मैं. नाउ लेट्स राइट डाउन. ठीक है ना. अच्छा मैं लिखना भी सिखा देता हूं आपको कि आपको डेफिनेशन में लिखना क्या है. इसी को अपन क्या लिखेंगे बेटा, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन यहीं से लिखेंगे. देखो क्या लिखता हूं मैं, दैट द क्लोज्ड इंटीग्रल साइन को हमने क्या बोला है, क्लोज्ड इंटीग्रल. इंटीग्रल है, सर्कल बना दिया. क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब एक सरफेस का आपको इंटीग्रेट करना है, पूरी सरफेस को. तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड. या क्लोज सरफेस इंटीग्रल भी आप लिख सकते हो. तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always equals to 1 by epsilon naught times of total charge enclosed within the Gaussian surface. The closed integral of electric field. The definition has been over. बच्चे सोचते एरिया कहाँ गया, क्लोज्ड इंटीग्रल एरिया का ही हो रहा है बेटा. The closed integral of electric field is always equals to 1 by epsilon naught times of total enclosed charge within the Gaussian surface. You can make the definition just by putting the Gauss flux by definition equals to flux by Gauss. You can make the definition. This is the definition. Now you have to write down this formula. After this, describing it as Gaussian, a Gauss theorem. This is nothing but your Gauss theorem. Can write it down somewhere. एग्जाम में पूछ जाए व्हाट इज गॉस थ्योरम, सो दिस इज द स्टेटमेंट विच यू. अच्छा गॉस लॉ और गॉस थ्योरम अलग अलग है, ठीक है ना. गॉस लॉ आपको बता दिया कि इतना ही पार्ट गॉस लॉ है. गॉस थ्योरम क्या है, डेफिनेशन इक्वल्स टू गॉस लॉ. ठीक है ना. तो फ्लक्स दोनों चीजों से बराबर आएगा, उनको इक्वल पुट कीजिए, वही आपकी क्या बनेगी, गॉसियन थ्योरम या गॉस थ्योरम सिंपली. ठीक है, यू गेट दिस. अगेन रिपीट कर लीजिए बेटा. द क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस. ठीक है बेटा, कहीं पे लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, साइड में कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस. ठीक है बेटा, दो चार बातें जो आपको जरूरी पता होनी चाहिए. पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए बेटा, ये रेगुलर सरफेस होनी चाहिए. कहीं साइड में लिख लीजिए, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए रेगुलर सरफेस होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी आपको कहा कि एक चार्ज को बंद कीजिए और आपने कुछ भी तिरबंगी सी चीज समझ ली कि हाँ भाई ये बनेगी, तो बंद कर देते, उसका एरिया नहीं निकाल पाओगे आप. ठीक है, अगर आप निकाल सकते हो तो बंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरी बात, पॉइंट ऑफ स्टडी शुड लाई ऑन द सरफेस या ऑन द गॉसियन सरफेस. दो बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा. जिस पॉइंट की स्टडी करेंगे, आगे थोड़ी देर में देखेंगे, जिस पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं बेटा, वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पे लाई करना चाहिए. ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है बेटा, so this is all about Gauss theorem. Write it down and let's माउथ स्टेबल होता है कभी कभी लैंग्वेज का. आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग. मिडनाइट शूटिंग की वजह से बहुत सारी नींद आ रही होती है. ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट
move on to the next topic, which is application of Gauss theorem. एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ज्यादातर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में जब पूछा जाता है तो पक्का एप्लीकेशन में से कोई एक चीज आपके एग्जाम में आती है। तो जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पढ़ेंगे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या क्या एप्लीकेशन पढ़ेंगे, पहली बात करते हैं एप्लीकेशन का मतलब क्या है। पहले ये समझ लो कि गॉस थ्योरम काम कहाँ आती है, आपको ये पता होनी चाहिए। क्यों पढ़ी हमने, फ्लक्स निकाल लिया हमने, फ्लक्स निकालने के लिए गॉस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्लक्स के तो आपके पास 2 तरीके आ गए। गॉस थ्योरम की यूज कहाँ पे आती है बेटा, पहला आपकी सिलेबस में जो है एप्लीकेशन फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर। दूसरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट, बेटा स्लैब भी इंक्लूड कर सकते हो, विच इज नॉट इन योर सिलेबस बट वी कैन डिस्कस इट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। आज के लेक्चर में सिर्फ 2 कंप्लीट करेंगे, इसका एक अलग से बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो तो एप्लीकेशन कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक डेफिनेशन आपको बताया जाता है, दैट इज आपको फॉर्मूला दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R²। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं जब इन चीजों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन से इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर नहीं निकाल पाए थे अपन, तो हमने कहा कि भाई चलो गॉस थ्योरम पढ़ के निकालेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम से ये इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो लेट्स सी हाउ इट हेल्प्स यू टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 सिचुएशंस, ठीक है ना। एक एक करके पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा देख भी लीजिए कैसे हेल्प करता है। आप अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं, इसको थोड़ा सा डिस्कस, लिखना नहीं है, एक वायर है, लॉन्ग वायर, ठीक है ना, चार्ज वायर है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आप देखो कि यहाँ पर ये डिस्टेंस इस चार्ज का, इस प्लस चार्ज का डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करोगे तो R की वैल्यू तो हर बार चेंज हो रही है, तो उस फॉर्मूले से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे नहीं निकल पाएगा। इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट P पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, जब एक वायर दिया हो और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो किसी पॉइंट P पे, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, गॉस थ्योरम की, ठीक है। तो अभी तक बेसिक आइडिया हो गया कि क्यों पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। नहीं, राइट डाउन द हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग कंडक्टर वायर। थ्योरी लिख रहा हूं फिर मिटा रहा हूं। लेट अ लॉन्ग वायर of length capital L having linear charge density ठीक है, वायर है तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड Q टोटल चार्ज on it. What we have imagined, see, I am saying that there is a long wire, having some charge Q on it. Total length of the wire is L and lambda is the linear charge density. टोटल चार्ज Q है और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। अच्छा, लैम्डा किसके बराबर होती है बेटा, Q/L के बराबर होती है, Q/L। पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके। चलिए
आगे इमेजिन कीजिए, लेट अ पॉइंट P which is at distance small r perpendicularly from the wire। आगे क्या इमेजिन करना है कि एक पॉइंट P है, there is a point P which is at a distance of r, which is at a distance of r from this wire, ठीक है, on which the total electric field you have to calculate। P पर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप मान के चलिए कि इस वायर से परपेंडिकुलरली कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। सारे डिस्टेंसेस तो यूनिफाइड नहीं है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक होगा, इसलिए हमने इसकी बात करी, ठीक है बेटा। समझ लीजिए सिचुएशन क्या है। सिचुएशन बड़ी इजी सी है कि एक वायर है जिसका पूरा लेंथ L है, पर टोटल चार्ज Q है, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। वो पॉइंट P उससे r डिस्टेंस पे है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, लिख लिया। उसको लिखने के बाद में चालू करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। मिटा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे जगह की आवश्यकता होगी। अब देखो आपको क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपके लिए इजी होगा। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको इस पूरे चार्ज को एक गॉसियन सरफेस में इनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पूरे चार्ज को एक गॉसियन सरफेस में बंद करना पड़ेगा, ठीक है, इजी समझिए। इसको बंद करेंगे तभी अपन क्या करेंगे, गॉस लॉ लगा पाएंगे, तभी गॉस थ्योरम लगा पाएंगे। तो इसको एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस से अपन बंद करेंगे, ठीक है बेटा। दूसरा, जब प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस पढ़ी थी तो मैंने कहा था कि पॉइंट ऑफ रिमार्क, जो पॉइंट है जिसके ऊपर स्टडी करनी है, वो पॉइंट उस सरफेस पे आना चाहिए, यानी कि P पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं तो P पॉइंट उस सरफेस पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप समझिए कि ये वो वायर है, ये वो वायर है। इस वायर को हमें क्या करना है, इस पर चार्ज देगा, इसको बंद करना है, क्लोज करना है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है। तो मैं ऐसी क्या सरफेस इमेजिन करूं, इसी सरफेस क्या इमेजिन करूं कि ये पूरे पूरे को बंद भी कर ले और उस पॉइंट P को भी अपने आप में कवर कर ले। तो बहुत इजी सा सरफेस है, दैट इज अ सिलेंडर। सिलेंडर को आप इमेजिन कर सकते हो कि सिलेंडर है जिसके अंदर ये वायर है, तो इसको पूरे को बंद भी कर लिया हमने और इस पॉइंट P को भी कवर कर लिया है। तो हम क्या इमेजिन करेंगे बेटा, हम इमेजिन करेंगे एक सिलेंडर। क्या इमेजिन करेंगे बेटा, एक सिलेंडर। देयर इज अ सिलेंडर, ठीक है बेटा। अच्छा, इसका रेडियस कितना होगा सिलेंडर का, बिल्कुल स्मॉल r होगा बेटा। कितना होगा, बिल्कुल r होगा। यू कैन राइट डाउन, इमेजिन अ हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल r इनक्लोजिंग द वायर। है, बस ये हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब अपन निकालते हैं बेटा, नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन। फर्स्ट वी विल डू फ्लक्स बाय डेफिनेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लक्स बाय डेफिनेशन निकालेंगे। फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या कहती है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कीजिए आप। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ एरियाज लेने पड़ेंगे। तो अभी अपने जब डिस्कस किया था फ्लक्स के बारे में, जब डेफिनेशन पढ़ी थी, जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है आपको, उस पूरी सरफेस के ऊपर एरियाज लीजिए आप। तो सिलेंडर के ऊपर कितनी सरफेसेस होती है, हम बात कर चुके हैं। सिलेंडर के पास कितनी सरफेस होती है, सिलेंडर के पास होती है 3 सरफेस, इधर सर्कल और बीच का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देयर विल बी 3 सरफेसेस, दिस इज 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज योर थर्ड सरफेस। इज दैट डन। चलिए यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लिया, DA, छोटा सा एरिया ले लिया DA। इसका एरिया की डायरेक्शन किस तरफ होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड।
एक छोटा सा एरिया यहाँ ले लेते हैं सेकेंड सरफेस पे, जिसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक छोटा सा एरिया नीचे वाली सरफेस पे ले लिया डीए, जिसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड यानी कि नीचे। हो गया बेटा। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ निकलेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इस तरफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर ये वायर है तो अगर यहाँ पे चार्ज दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलेंगे, तो निकल गई। और ये हमारा सिलेंडर है तो उससे भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली निकलेंगे। ओके, नाउ फ्लक्स बाय डेफिनेशन निकालेंगे तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन कहता है दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ EdA cos थीटा। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। लेकिन यहाँ पर एक सरफेस नहीं है तो यहाँ पर सरफेस होंगी टोटल 3, तो 1 2 एंड 3, देयर विल बी 3 सरफेसेस। तो हमें तीनों सरफेस का क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन। चलिए निकालते हैं। तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन फर्स्ट सरफेस का किया EdA cos, पहली सरफेस ये रही, एरिया ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो एंगल कितना बना 90, एरिया ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल 90, तो cos 90। चलिए आगे बढ़ते, सेकंड सरफेस का निकाला EdA cos, सेकंड सरफेस ये रही आपकी, एरिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो cos 0 डिग्री। ठीक है बेटा। थर्ड सरफेस का प्लस, थर्ड का कर लेते हैं EdA cos अगेन 90 डिग्री, थर्ड सरफेस देखिए ये रहा। फिर हमारा एरिया नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो एंगल अगेन कम 90, तो cos 90। अब आप ध्यान से देखिए, cos 90, cos 0 and again cos 90. So since we know that cos 90 is 0, this is equals to 0, this is equals to 0, the whole integral will be 0. ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0। आपके पास में रिमेनिंग कौन बचेगा, सिर्फ ये। भाई आपको पता है cos 90 तो कितना होता है, 0 होता है ना बेटा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में कौन बचा, फ्लक्स बाय डेफिनेशन में हमारे पास में सिर्फ बचा सेकंड सरफेस, दैट इज EdA एंड cos 0। ठीक है बेटा। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। फ्लक्स बाय डेफिनेशन आ गया, इंटीग्रल EdA, और बात सही भी है बेटा। अब देखो इन दोनों सरफेसेस से परपेंडिकुलर कोई फील्ड लाइंस नहीं निकल रही है फर्स्ट एंड थर्ड से, सिर्फ परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस किससे निकल रही है, सेकंड सरफेस से। और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ के आए, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली। ठीक है बेटा। चलिए अब अपन क्या करते हैं, फ्लक्स बाय डेफिनेशन, E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DA ऑफ सेकंड सरफेस। ठीक है ना, तो DA सेकंड सरफेस ये D है, अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे शुरू में ध्यान नहीं पाते, इंटीग्रेशन को नहीं समझ पा रहे हो तो उनको दिक्कत होती है। देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडअप, तरीके से मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। आपको सेकंड सरफेस का इंटीग्रेशन करना है DA का, तो आप मानो कि पूरी सेकंड सरफेस जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हमारा, उस पूरी सरफेस पे बहुत सारे DA हैं छोटे छोटे, उन सारे DA को अपन को जोड़ना है। तो अगर पूरी कर्व्ड सरफेस एरिया पे छोटे छोटे DA हैं, उन सबको इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, पूरे DA इस आउटर सरफेस पे फैले हो तो इनको जोड़ेगा तो क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बनेगा सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया of cylinder is always equal to 2 pi RL, 2 pi RL। ठीक है बेटा, जिनको नहीं समझ आई ये बात लिख लीजिए, that integration of DA will be equals to 2 pi RL, या लिख सकते हो आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, आधा काम हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर। सो फ्लक्स बाय डेफिनेशन आपको कहीं ना कहीं आ गया, दैट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL, है ना। कैपिटल L मानना है तो बेटा कैपिटल L मान लीजिए, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको, आगे बढ़िए। अब देखिए फ्लक्स बाय डेफिनेशन आपने निकाल लिया, अब आप निकालिए फ्लक्स बाय गोस। अब आप निकालिए फ्लक्स बाय गोस। फ्लक्स बाय गोस क्या कहता है? फ्लक्स बाय गोस कहते हैं कि टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अंदर कितना इनक्लोज चार्ज है? अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है बेटा? अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है? तो दैट इज इक्वल्स टू Q, दैट इज Q, दैट इज Q। So that flux by Gauss will be equals to Q upon epsilon naught. Simple. This is your equation number second. This will be your equation number second. Now since अब अपन ने निकाला तो इसी वायर का, तो चाहे फ्लक्स बाय डेफिनेशन निकालो आप, चाहे फ्लक्स बाय गोस निकालो, आएगा तो इक्वली। आपको पता है भाई फ्लक्स डेफिनेशन का किसके बराबर होती है? फ्लक्स बाय गोस के। दिस इज योर गोस थ्योरम, दिस इज योर गोस थ्योरम, ठीक है ना। तो इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेट इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। इफ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आते हैं देखना बेटा। तो रिजल्ट वी विल गेट दैट E 2 पाई R कैपिटल L इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इज दैट कूल? ओके। नाउ सिंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट। बेटा Q बाई L किसके बराबर होता है? Q बाई L किसके बराबर होता है? लैम्डा की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन, ठीक है ना। यहां तक इक्वेशन सही होती है, बट इसको एक सिस्टमेटिक इक्वेशन बना देते हैं अपन। यहां तक आपका सही है, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको थोड़ा सही कर देते हैं अपन। क्या करते हैं बेटा? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, ठीक है ना। ऐसा मैंने क्यों किया अभी समझ आएगा। यहां तक भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा और सिस्टमेटिक कर दे। 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना। अब देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हो? K। तो E विल बी इक्वल टू 2K लैम्डा बाई R, ठीक है ना। ऐसा मैंने क्यों किया है कि आपको पता है कि K किसके बराबर होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो आपके पास में इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। थोड़ा सा अब संक्षिप्त में बात कर लेते हैं, क्या क्या समझ पा रहा हूं मैं। 2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो बातों पर डिपेंड करेगा। वैसे तो इस वायर के लिए लैम्डा भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन इस पे अलग से बात करेंगे। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि E जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो ग्राफ जो होगा हमारा E और R का, दैट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ठीक है ना। ग्राफ समझ आ गया। चलिए दूसरी बात लिखिए बेटा, एक बहुत जबरदस्त बात है, ठीक है ना। नॉट फ्रॉम द टॉपिक, इट्स अ कंसेप्चुअल थिंग विच यू नीड टू नो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां तक खत्म हो गया बेटा, ये मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। सुनिएगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर आ गया 2K लैम्डा बाई R। यहां देखिए E जो है वो किस पर निर्भर करता है? लैम्डा पे। कहीं पे भी आपको चार्ज दिख रहा है? Q पे डिपेंडेंसी दिख रही है आपकी? नहीं दिख रही। किस पे डिपेंडेंसी दिख रही है? चार्ज पे। इस बात का तात्पर्य क्या है समझिए। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा स्वीट सा, देयर आर 2 वायर्स, एक का लेंथ जो है बेटा वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, ध्यान देना। एक है जिसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ओनली 1 मीटर। सो इमेजिनरी अगर आप देखोगे तो एक टुकड़ा इतना सा है 1 मीटर के आसपास, और एक टुकड़ा पूरा 1 किलोमीटर का है, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको मैंने चार्ज दे दिया, इसको मैंने चार्ज दे दिया मान लीजिए
1000 कूलम, इसको मैंने चार्ज कितना दे दिया 1000 कूलम। अच्छा, इसको मैंने चार्ज दिया है 2 कूलम का। ध्यान से समझो आराम से, क्या किया हमने दो वायर लिए हैं जिसमें एक वायर का लेंथ जो है वो है 1 किलोमीटर, 1000 कूलम ऑफ चार्ज। 1 किलोमीटर का तार है, उसको कितना चार्ज दिया 1000 कूलम। वहीं पर दूसरा वायर 1 मीटर का तार है जिसको मैंने चार्ज कितना दिया ओनली ऑफ 2 कूलम। 2 कूलम एंड 1000 कूलम, देयर इज अ बिग डिफरेंस, whereas the size has also the difference. Here is the size is of 1 kilometer, other one is only of 1 meter. अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों वायर से एक पॉइंट P यहाँ पर है और इससे भी एक पॉइंट P है जो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किस पे बनेगा? ठीक है ना, दिमाग में सॉल्व करो इसको। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दो वायर है, इन पे सेम पॉइंट, जैसे ये वायर था 1 किलोमीटर वाला और यहीं पे, और यहाँ पर दोनों को पैरेलल रख दिया, एक वायर ये ऐसे जा रहा है, ये यहीं खत्म हो गया, ये आगे चल रहा है, फिर यहाँ से एक पॉइंट P है जो इनसे इक्वी डिस्टेंस है, बताओ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस वायर की वजह से बनेगा? तो आपकी अंतरात्मा, आपका कॉन्साइंस कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि सर इसका ज्यादा बनेगा। जिन लोगों का ये कह रहा है वो तो बहुत ठीक है, जिनका ये कह रहा है वो समझिए। अब देखो ऐसा क्या हो गया है, अगर मैं इसका निकालू लैम्डा, तो इसका लैम्डा होगा Q/L, ठीक है ना, Q/L यानी कि टोटल चार्ज दैट इज 1000 अपॉन टोटल लेंथ दैट इज 1000 मीटर, so that will be 1 कूलम पर मीटर। जबकि इसका लैम्डा निकालूं तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज 2 अपॉन टोटल लेंथ 1, so that will be 2 कूलम पर मीटर। तो ज्यादा लीनियर चार्ज डेंसिटी किस वायर का? इस वायर का, यानी कि पर यूनिट लेंथ में ज्यादा चार्ज किसके पास है? इस वायर के पास, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे ज्यादा चार्ज किसके पास? इसके पास। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड साफ साफ दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बड़ा होगा। समझ आ गई बात? यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये, यानी कि बात समझ के चलिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये मान के चलिए बेटा कि कभी भी ऐसे नहीं देखना कि कौन सा वायर ज्यादा लंबा है या कौन से वायर के पास ज्यादा चार्ज है, इस बात से कोई तुक नहीं बैठता। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना, फिजिक्स में जो चीजें दिख रही है वैसी हो ये जरूरी नहीं है। तो ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि भाई ज्यादा चार्ज वाले वायर की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या ज्यादा लेंथ वाले वायर की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। आप ये देखिए कि उसकी पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, उसकी पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। समझ आ गया बेटा? ठीक है, रब कर दीजिए। एंड ऑफ दिस पॉइंट, जो जो बातें थी, प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स, यू विल गेट दिस। Next one, application number 2. That is electric field due to a sheet. चार्ज शीट लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट, ठीक है बेटा? चलिए पहले थ्योरी लिखा देता हूं आपको। लेट अ शीट ऑफ एरिया, एरिया की आवश्यकता नहीं होगी, लिख लीजिए शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज Q and surface charge density, surface charge density sigma, a point P is situated at a distance r, स्मॉल r। सिंपल सा लॉजिक है, एक शीट है जिसके ऊपर टोटल चार्ज Q है, एरिया आप मानना चाहो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और उससे एक पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस पे, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना।
यू हैव डन दिस। अब मेक अ नाइस डायग्राम। कोशिश करना कॉपी के आधे भाग पर आ पाए, एक पूरा पेज भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है। तो बेटा हमारे पास में ये एक शीट है, ठीक है ना, इसको चार्ज दे दिया हमने। आप जितना चाहो देना चाहो दे दीजिए। डायग्राम थोड़ा बड़ा रखिएगा ताकि समझने में आसानी हो। को आपने क्यू चार्ज दे दिया और सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा जी। यहां पर कोई पॉइंट पी लाई करता है जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। चलिए तरीका वही रहेगा, पहले फ्लक्स बाय डेफिनेशन निकालिए, फिर फ्लक्स बाय गॉस निकालिए और दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक सिचुएशन आ गई है ऐसी, ठीक है ना। क्या सिचुएशन आ गई है? एक सिचुएशन ये आ गई है कि यहाँ पर आप एक हाइपोथेटिकल सरफेस इमेजिन नहीं कर पाओगे। एक शीट है, एक पेज मैं आपको दे दूं, मैं उसको बोलूँ कि बेटा इसको बंद करो, तो बंद तो हो जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग लगाएंगे, ठीक है ना। तो अपन मानेंगे, समझिए, लिखिए बेटा, लेट अ cylindrical Gaussian surface of cross section area capital A passing through the sheet। अब मानिए, आप क्या मानिए बेटा, आप मानिए कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना, जो कि शीट से पास कर रही है, जिसका आउटर, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो ए, ठीक है ना। ये थोड़ा इजी अप्रोच रहेगा बेटा। क्या करना है, जैसे एक शीट ले रखी है, आप मानो उसके से पाइप दे रखी है उसके अंदर से, और उस पाइप का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना है, ए है। डायग्राम में यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं बना, लेकिन आप यूनिफॉर्म चौड़ाई का बनाइए, ठीक है ना। समझ में आ गया? नाउ वी कैन अप्लाई द रूल्स। फर्स्ट आप निकालिए फ्लक्स बाय डेफिनेशन। फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या होगा? दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ ई डी cos थीटा। अब आप फिर एरिया इमेजिन करिए, तो कितने एरिया बनेंगे बेटा? एक एरिया यहां इमेजिन करेंगे डीए, जो कि इस तरफ काम करेगा। एक एरिया यहां इमेजिन करेंगे बेटा ऊपर वाली सिलेंडर के सरफेस पे, डीए ऊपर की तरफ। एक एरिया यहां इमेजिन करेंगे डीए, जो कि होगा बाहर की तरफ। 3 एरिया बनेंगे, फिर सिलेंडर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लीजिए। शीट है, पॉजिटिवली चार्ज शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, ठीक है। तो अभी वैसे फिर 3 सरफेस हो गई, तो 3 इंटीग्रल करने पड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हो गया बेटा? चलिए फ्लक्स बाय डेफिनेशन निकालता हूं। तो फर्स्ट सरफेस का इंटीग्रल ई डी ए कोस, फर्स्ट सरफेस पे आ जाइए, ये रहा एरिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री, ठीक है। दूसरी का निकाल लीजिए, ई डी ए cos 90 डिग्री। सेकंड सरफेस का निकालिए, डी ए ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, थीटा कितना आ गया भाई? थीटा 1 थीटा 2 लिखना चाहो तो लिख लो। थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 जो हो गया दैट इज 90 डिग्री, एंड थीटा 3 दैट वुड बी इक्वल टू अगेन 0 डिग्री। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट इट। थर्ड का निकाल लीजिए, थर्ड सरफेस ई डी ए cos 0 डिग्री, ठीक है। सिंस cos 90 is 0 so this term will be 0, cos 90 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। बच गया आपके पास में 2। तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन आ गया आपके पास में इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट सरफेस दैट इज ई डी ए प्लस थर्ड सरफेस दैट इज अगेन ई डी ए, cos 0 is 1,
ठीक है ना, दोनों इक्वल है तो आप लिख सकते हो फ्लक्स बाय डेफिनेशन इज 2 टाइम्स ऑफ ईडीए, सिंपल, 2 टाइम्स ऑफ ईडीए। हो गया, आगे देखिए, इज दैट ओके? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है बेटा, मिटा दे, चलिए। फ्लक्स बाय डेफिनेशन 2E बाहर बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी, ई को भी बाहर ले लिया, अब आपको करना इंटीग्रेशन ऑफ डीए। अब आप देखो डीए एरिया कौन सी सरफेस के बचे थे, सेकंड के तो खत्म हो गए, फर्स्ट और थर्ड के डीए बचे थे ना। यहाँ पे जो डीए हैं ये किसके हैं, फर्स्ट एंड थर्ड के हैं। अब फर्स्ट एंड सरफेस पे देखो ये डीए है, थर्ड सरफेस पे ये डीए, छोटा सा डीए। आपको क्या करना है, थर्ड और फर्स्ट सरफेस के डीए को जोड़ना, तो डीए जो थर्ड सरफेस का डीए है इनको जोड़ोगे तो ये एरिया बनेगा, यही एरिया बनेगा ना। फर्स्ट सरफेस के डीए को जोड़ोगे तो सिर्फ ये एरिया बनेगा, पिछली बार कर्व सरफेस एरिया बना था, यहाँ पर सिर्फ बेस का एरिया बनेगा। अब आप सोचो कि इस डीए डीए को जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, यही एरिया बनेगा ना, ये एरिया बनेगा। और ये अपन इमेजिन कर चुके हैं कि अपने पास में जो सिलेंडर हमने लिया है हाइपोथेटिकल, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल ए, कितना है, कैपिटल ए। तो डी का इंटीग्रेशन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू ए, ठीक है बेटा। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अभी आपने कहा इंटीग्रेशन ऑफ डीए कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। सो फ्लक्स बाय डेफिनेशन आ गया आपके पास में 2EA, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब इसको मिटा रहा हूं, नाउ फ्लक्स बाय गॉस, फ्लक्स बाय गॉस निकालेंगे अपन। तो फ्लक्स बाय गॉस कहता है Q इनक्लोज्ड, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो आप उस सरफेस के अंदर जो आपने चार्ज बंद किया है वो कितना होगा, ठीक है ना। सो फ्लक्स बाय गॉस दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, बहुत सिंपल है। कितना चार्ज बंद था भाई, आपका जो शीट है, सिलेंडर जा रहा है, आपको सिर्फ इतना ही तो निकालना था, इतना कितना बनता। तो हमें पता है कि चार्ज किसके बराबर होता है, ठीक है ना। जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ रखी है वहां पे आप ध्यान से पढ़िए, मैंने कहा था कि टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया, so that will be equal to sigma A. So this is your Gauss flux, this is your equation number 2. Now since flux by definition is equals to flux by Gauss, so 2EA is equals to sigma A upon epsilon naught, ठीक है ना। तो A से A कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप थोड़ा सा देखें इसको ना, दिखने में तो एक फॉर्मूला लिख रहा है, लेकिन फिजिक्स का स्टूडेंट इसको ऐसे नहीं देखता है। कुछ बातें हैं जो आपके सामने आ रही हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो, कोशिश कीजिए कि आपको दिखें वो बातें। एरिया से एरिया कटना सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, मैं पहले भी कहता हूँ कि जब चीजें फॉर्मूले में कटती हैं तो उनका सीधा सीधा कोई ना कोई मतलब निकलता है। एरिया से एरिया कटना जरूरी भी था बेटा, ठीक है ना। इस एरिया से इस एरिया का कटना जरूरी था, मतलब इस लास्ट इक्वेशन में कैपिटल ए आना ही नहीं चाहिए था, स्वाभाविक तौर पे एरिया आना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एरिया ए क्या है, उस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है जो उस शीट से पास किया था। कैपिटल ए जो है वो क्या है, वो एरिया है या उस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है तो शीट में से पास कर रहा था। और आपको पता है कि वो सिलेंडर हाइपोथेटिकल था, क्या था, हाइपोथेटिकल था। और हाइपोथेटिकल था इसका मतलब हर इंसान की सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है। जिसने सिलेंडर पास किया है, 5 लोगों के बीच में जब मैं कहूँ कि ये शीट है इसमें से एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर पास किया, तो हर पर्सन कहीं नहीं लिखा हुआ या कहीं जरूरी नहीं है कि उस सिलेंडर का एरिया इमेजिन इक्वली करेगा।
तो इस एरिया पे कैसे डिपेंड आएगा, फिर तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि अगर इक्वेशन में ए आ जाता तो किसी ने छोटा सिलेंडर पतला सिलेंडर इमेजिन किया था, किसी ने मोटा किया होगा, तो आंसर नहीं आ सकता। यानी कि पहली चीज तो ये है कि एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब क्रॉस जो गॉसियन सरफेस आपने इमेजिन करी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात इसमें देखो, पॉइंट का डिस्टेंस कहीं नहीं आ रहा, जिस पॉइंट पी पे निकाल रहे थे वो आर कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब शीट से किसी भी दूरी के ऊपर सिग्मा कांस्टेंट है पूरी शीट का, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। इसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है शीट का, ठीक है ना भाई। सिग्मा 2 और एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके चारों ओर कांस्टेंट होगा। एक शीट है, मैं आपसे पूछूं 2 मीटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 4 मीटर पे कितना हो जाएगा, 8 मीटर पे कितना हो जाएगा। बच्चे बोलेंगे सर यहाँ जितना भी होगा उससे कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, दूर जा रहे हैं। नहीं बेटा, अगर एक शीट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, कितना भी दूर चले जाओ आप उससे, कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आ गई बात समझ में। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट। स्लैब का आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए स्लैब का क्या कितना होता है, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओनली, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है कि सिलेंडर सिर्फ एक सरफेस की तरफ ही होता है, स्लैब है तो चौड़ी है तो अंदर सिलेंडर इधर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ बनेगा जिस तरफ चार्ज है, तो इसका भी आधा हो जाए ठीक है ना, आधा नहीं इसका ट्वाइस हो जाए। ओके दैट इज। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा, वो भी खत्म कर लीजिए। ठीक है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल शीट। ठीक है ना बेटा, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस जो है वो अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में काम आएगा जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। ध्यान दे लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल शीट, 2 पैरेलल शीट। ये बेटा पहला देखिए केस है, इसमें केस फर्स्ट, इफ शीट्स आर ऑफ सेम नेचर, अगर आपकी शीट्स जो है वो सेम नेचर की, ठीक है ना। चलिए पहले एक डायग्राम बना देता हूँ। तो एक शीट ये है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और दूसरी शीट भी यही है, पैरेलल है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो एक डायग्राम तो आप ये बना लीजिए, दूसरा समझने के लिए अलग बनाएंगे। बस ऐसे समझिए कि 2 शीट्स है, एक शीट ये, एक शीट ये, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, हमें देखना है इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा। बहुत ईजी है, ध्यान से समझिएगा बेटा। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया, इसी के साथ एक डायग्राम और बना लीजिए, समझने में इजी होएगा। ठीक है ना, एक शीट हमारी ये है बेटा, अब साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू है, पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी शीट है फिर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। ये हमारी फर्स्ट शीट है, सेकंड शीट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, दोनों को भी हमने कैसा लिया, सेम नेचर का लिया है, सेम चार्ज डेंसिटीज का, सिग्मा और सिग्मा। ठीक है बेटा, इज दैट कूल। चलिए अब हमें निकालना है इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम 3 जगह निकालेंगे बेटा, दैट इज ए रीजन में, बी रीजन में और सी रीजन में। 3 रीजन में हम देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस शीट को मान जाओ यहाँ है ही नहीं, भूल जाओ यहाँ कोई शीट है, भूल गए। अब बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बनेगा किस तरफ बनेगा, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ E1, पॉजिटिव है तो इसकी वजह से बाहर E1 और बाहर E1। यहाँ तो ये शीट है ही नहीं ना, मान के चलो कि सेकंड शीट है ही नहीं, तो E1 बस कंटिन्यूअस इधर चलता रहता, इधर चलता रहता, पॉजिटिव है तो बाहर निकलेगा। चलिए ऐसा ही आप सेकंड शीट के साथ कीजिए, अब भूल जाओ यहाँ कोई शीट ही नहीं है, तो सेकंड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा E2, इधर निकलेगा E2 और आगे भी E2 निकलता रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए कैलकुलेशन के लिए इजी कर देते हैं। E1 का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी निकाला एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड,
E2 का वैल्यू भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलिए अब निकालते हैं, पहले निकालते हैं एरिया रीजन ए का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रीजन है ना, इसी में निकाल दूं। आप थोड़ा अलग लिख लीजिएगा बेटा प्लीज, कॉपी के नीचे लिख लीजिए, ठीक है ना। चलो मैं लिख ही देता हूँ साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन ए रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ई ए कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ई रीजन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, एक E1 और एक E2। क्या सेम डायरेक्शन में? हाँ सर सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में तो एडअप हो जाएंगे E1 प्लस E2। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो EA का वैल्यू कितना आ गया बेटा, EA का वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर आप सी में देखोगे तो यहाँ पे भी सेम डायरेक्शंस में है E1 और E2, तो एडअप होंगे बेटा। तो E एट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रीजन सी अगर आप निकालोगे तो दैट वुड बी आल्सो कम्स टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो EC भी कितना आ गया, सिग्मा अपॉन। अब आप निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रीजन बी। अगर बी रीजन का निकालता हूं मैं, तो बी रीजन में देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है इस तरफ, एक फील्ड काम कर रहा है इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि E एट बी विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। अब आपको पता है E1 E2 तो बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना बचेगा बेटा, 0। टोटल कितना बचेगा, 0। तो यहां पर EB में कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बेटा, यहां बात लिख लीजिए, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द शीट्स, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर दो सेम नेचर की प्लेट्स हैं, दो सेम नेचर की शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा लेकिन बीच में नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, देयर आर चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट एयर, हेयर एंड हेयर। या डायरेक्टली भी पूछ सकता है, यहाँ भी रखा हुआ है सीधा बीच में, तीनों जगह भी पूछ सकता है, बीच में भी पूछ सकता है। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन से रीजन में फोर्स लगेगा, कौन से में नहीं लगेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लगेगा फोर्स कितना लगेगा, QE के बराबर। यहाँ फोर्स लगेगा QE के बराबर, लेकिन यहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। फोर्स इक्वल्स टू होता है QE। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कैसा। तो अगर सेम नेचर, अगर ये दोनों नेगेटिव नेचर की होती तो भी बीच में कोई फोर्स नहीं लगता, सेम नेचर की है तो कभी नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए, E1 और E2 की डायरेक्शन बनाना सीख लीजिए, कुछ नहीं करना, एक प्लेट को मानने से मना कर दीजिए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बनाइए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से बेटा अपना केस 2 है, मिटा दे। If two plates, if two sheets are of opposite nature, अगर opposite nature की है तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूं। एक बेटा पॉजिटिव प्लेट, फर्स्ट प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरी शीट माइनस नेचर की, सेकंड प्लेट सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E2। ठीक है, फिर तीन रीजन है ये और ये जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या कीजिएगा, सेकंड शीट को मानने से इनकार कर दीजिए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E1। फर्स्ट शीट है तो बाहर की तरफ E1, बाहर की तरफ E1 एंड बाहर की तरफ E1। ये है ही नहीं यहाँ पे, ये नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही चल रहा है। फिर E2 की बात करते हैं तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसती है, तो E2 की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। E2 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 E2, समझ आ गया बेटा। अगेन रीजन हमारे पास में A है, रीजन B है, रीजन C है। ध्यान दीजिएगा EA का वैल्यू कितना होगा बेटा,
E1 माइनस E2। मैंने क्यों माइनस किया, देखो रीजन ए में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इस तरफ काम कर रहा है, एक इस तरफ काम कर रहा है, ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो देयर विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ए में 0। E1 का वैल्यू पता है आपको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी भी निकाला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एक इस तरफ, तो E एट सी भी कितना हो जाएगा 0, ऑपोजिट है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बी दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। ध्यान से देखिए बेटा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम डायरेक्शन में एड अप हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बी जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ध्यान दीजिए, अगर दो ऑपोजिट नेचर की शीट है, प्लस माइनस की शीट है, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं है ना, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ कहाँ है बीच में, और बीच में कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट लगा के, क्योंकि कैपेसिटर में ये बहुत काम आएगा, वहां मैं आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि दो ऑपोजिट नेचर की प्लेट्स हैं तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर तो 0 है, अंदर कितना, बीच में कितना है, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर क्यों नहीं होता है, अंदर ही क्यों होता है, उसका रीजन ये है, समझ गए बेटा। तो दिस विल बी द एंड ऑफ दिस टॉपिक। अब हमारा गोस लॉ की एप्लीकेशन में से स्फीयर्स बच गए हैं, so we will continue it in the next lecture. You can better understand this. Write it down, practice it, ठीक है ना। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।